अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त अदर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अदर साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तीन चार बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि वो अदालतों से और कानून के ऊपर मबनी होती है, तो इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा फिर जहमत दी। सर, सबसे पहले जो सवाल है वो है हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 साल बाद जमानत पर रिहाई, और उसके बाद आज ही मरियम नवाज को दोबारा नैब का एक नोटिस है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आप ये बताइएगा कि 2 साल बाद जमानत किन ग्राउंड्स पर, किन वजूहात के ऊपर हुई, और फिर मरीम नवाज के ऊपर जो है वो उनको नोटिस जारी जो हुए वो किस वजह से हुए? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये प्यार है आपका और उन नाजरीन का जो पसंद करते हैं हक और सच को और हकायक। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है मीडिया चैनल्स पे, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा नहीं आती, तो यहाँ कम से कम आ जाती है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो मेरिट पर नहीं हुई। ये याद रखिएगा, नैब में मेरिट पर ज़मानत नहीं हुई, हार्डशिप की बुनियाद पर उनकी ज़मानत, यानी 2 महीने और गालबन 28 दिन, 2 साल और 28 दिन के लिए वो अपना पाबंदे सलासल थे। ये वो बुनियाद थी और केस उनका यही था। नैब की तरफ से तो बाकायदा प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि आप डायरेक्शन दे दें, जे जो ट्रायल है ये डे टू डे चले और इसको कंक्लूड जल्दी किया जा सकता है। लेकिन अदालत ने 1 करोड़ के 2 मुचलकों पर ये हार्डशिप की बुनियाद पर, मैं फिर क्लियर करता हूँ, ये मेरिट पे नहीं हुई है ज़मानत, ये मेरिट पे तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, 7 अरब रुपए के करीब मनी लॉन्ड्रिंग है। मुलाज़िमों के नाम, आईडी कार्ड लेकर, जैसे यहाँ मुश्ताक चीनी, आप वो फेमस अकाउंट में नाम सुनते थे, सॉरी वो पापड़ वाला, दही वाला, दही बड़े वाला, और पता नहीं कौन-कौन इस तरह यहाँ भी है कि नवाज़ शरीफ के, सॉरी शहबाज शरीफ और हमज़ा के अपने अकाउंटों से ये पैसे सारे आ चुके हैं। तो वो सबूत, नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं वो सारे। तो सर, ये हार्डशिप की जो तारीफ है आम लोगों को नहीं पता होती। यानी केस ताखिरी हरबों की वजह से ताखिर का शिकार हुआ, ट्रायल उसका टाइम पर मुकम्मल नहीं हुआ, तो इस वजह से ज्यादा देर जेल में रहने की वजह से अदालत ने मुलजिम को जमानत दी। आप यही कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल ऐसा ही है। नैब ने तो एस्टेब्लिश किया कि हमने तो इल्तवा लिया कोई नहीं है, हमारा तो एक आध इल्तवा है। हमज़ा की तरफ से इल्तवा लिए गए हैं और वो उन्होंने बहस भी की इसी बुनियाद के ऊपर। हार्डशिप की बेसिक ग्राउंड यही बनी है कि 2 माह और 28 दिन, 2 साल और 28 दिन जो है ना जेल में हो गए और ट्रायल कंक्लूड ज आपको पता है कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड हमारे यहाँ बेल की एक प्रिंसिपल चला आ रहा है कि आम हालात में जब आपकी ज़मानत ना हो सके, ट्रायल 1 साल में कंक्लूड ना हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर 1 साल की, वो एक अलग बात है कि वो नैब पे नहीं लगता था और ना ही वो एंटी टेररिस्ट कोड के ऊपर लगता था। संगीन नौयत के मुकदमा पर उसका इतलाक नहीं होता था। लेकिन यहाँ जो कि वो जो लास्ट केस था, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब की जो जमानत मनसूखी के हवाले से जब ये मामला गया था, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त ये प्रिंसिपल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिए थे कि मेडिकल ग्राउंड पे और हार्डशिप ग्राउंड पे बेल दी जा सकती है, वरना मेरिट पे बेल के प्रिंसिपल तय हो गए। तो हार्डशिप बुनियादी तौर पर यही बनी है कि 2 साल और 28 माह हो गए हैं जेल में और ट्रायल जल्दी कंक्लूड नहीं हुआ है। अच्छा सर, एक और सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। कल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ, बल्कि एक मखसूस मीडिया चैनल्स की जानिब भी एक खबर चलाई जा रही है कि 45 लाख रुपए ब्रॉड शीट के लोगों को, उनकी इंतजामिया को, नून लीग के यानी कि नवाज शरीफ के वकील को अदा करना पड़े। तो क्या ये बात सही है, आप समझ रहे हैं? दूसरा, एक वजीर आजम पाकिस्तान ने एक ब्रॉड शीट कमीशन बनाया था, तो उसकी जो कार्रवाई है, किन किन के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं और कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, दोनों चीजों के हवाले से जरा हमारे देखने वालों को जरा बताइएगा। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं आपको कि जहां तक जो ब्रॉडशीट का मामला है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब जो हैं वो उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग कर रहे हैं और बड़ी तेजी से प्रोसीडिंग अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचने वाली है। साबका जो है 4 चेयरमैन नैब का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। उनमें जनरल रिटायर्ड अमजद, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज और नवीद एहसन के बयान कलमबंद हो चुके हैं। और बरतानिया में साबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल बासित का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये प्रोसीडिंग टीआरस को सामने रखकर ये जारी है और नजर ये आ रहा है कि बहुत जल्द जो कसूरवार हैं और या आगे तरीकाकार क्या होगा, जो छुपाया गया है, क्या चीजें, ये बहुत जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली। दूसरा, आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया और ये तूफान बदतमीजी खड़ा किया हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के एंकर्स जो है ना,
क्योंकि ना वो कोर्टों में होते हैं, ना उन्हें पता होता है, ना वो वकील हैं, ना उन्हें कोई एक्सपर्ट है। वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास आती है कट एंड पेस्ट पे, और उस पे वो लेकर चल जाते हैं। बुनियादी तौर पर मुझे ब्रॉडशीट ने प्रॉपर्टियां अटैच करने के हवाले से दरखास्त दी थी एवन फील्ड के हवाले से। जब उनकी वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिकवर होगी तो उसको आगे चलाने की जरूरत नहीं थी, तो वो दरखास्त उन्होंने वापस ले ली। कोई दरखास्त खारिज नहीं हुई। कॉस्ट का प्रिंसिपल है, अखराजात जो वकील के और जो अपना अदालत में जाने के हैं, वो पूरी दुनिया में राइजुल वक्त है, पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कम ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पूरी दुनिया में तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो बड़ा सीधा सा मैटर है। वो $20,000 जो है, वो 45 लाख पाकिस्तानी के करीब वो कॉस्ट है। वो ये नहीं है कि मुकदमा खारिज हो गया है, झूठा मुकदमा था, कोर्ट ने बकायदा कोई डिग्री पास की, कोर्ट ने बकायदा कोई ऑर्डर पास किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ बैठ के ट्विटर के ऊपर मरियम नवाज साहब और वो बेवकूफ बनाया हुआ है कौम को, यानी कौम को गुमराह करते हैं, सच बताते नहीं है, वो झूठ बुलाकर इतना झूठ बोला जाता है। और इसीलिए फिफ्थ जनरेशन वार है ये मामला, बड़ा सीधा सा मामला है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं हुई है इसका बात के अंदर के। और वो देखें, दूसरे ने हंसी खुशी ब्रॉडशीट के मैंने हंसी खुशी वो पैसे दे दिए, उनके पैसे रिकवर हो गए हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच करने के हवाले से ये बात दी थी, उनकी जब रिकवरी होगी आगे केस क्या चलाना है, तो उसमें जितनी कॉस्ट आई वकील की, तो वहां कॉस्ट देनी पड़ती है आपको। ये केस हारने और जीतने का इशू है ही नहीं। या तो हो ना कि कोर्ट ने कोई आप पे कॉस्ट फिक्स की हो, आपकी दरखास्त खारिज कर दी हो, तो फिर ये प्रिंसिपल है। तो ये आम बंदों के क्लैरिटी के लिए ये साफ लफ्जों में है कि देयर इज नथिंग अनयूजुअल। सर एक और बड़ा सवाल है, हम एन 75 उसमें इंतखाबात हुए, जीत का दावा किया गया, उसके बाद फिर दोनों पार्टियों की जानिब से आते रहे उसमें मामले। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन का, वो इस मामले की समाअत भी कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान और जो वहाँ प्रेसिडिंग अफसरान थे उन्होंने भी जवाब दिए, उसमें कोई तजाद भी है। अब 20 पोलिंग स्टेशन का जो मामला है वो फंसा हुआ है। एक तो ये 20 पोलिंग स्टेशन के मामले पर जिस तरह वजीर आजम ने भी कहा कि अगर चाहें तो दोबारा उसमें इलेक्शन करवा सकते हैं, तो कानूनी और आईनी रूल थे उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? दूसरा, अब तो मरियम नवाज दोबारा बोल रही है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराएं। एक तरफ से आज भी स्टेज पे खड़े होकर जीत का दावा भी कर रही हैं, दूसरा वो कह रही है कि भागने भी नहीं देंगे, और एक और बात की कि उनका जो पापा है वो आएगा और उसके बाद आके इनको रुलाएगा। तो ये क्या सारी बातें सर, किस तरह ये बात हो रही है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर इन बड़ी सियासी जमातों ने मजाक कर रखा है, उजाड़ फैलाया हुआ है, बेरौनकी की हुई है, नहुसत फैलाई हुई है, झूठ बोल बोल कर। मरियम नवाज साहब का ट्वीट पढ़ लें आप उस दिन का, तो वो तो रात को कह रही थी हम इलेक्शन जीत गए। और ये सारा ड्रामा जो है उसके बाद हुआ कि जब वो व्हाट्सएप पे आपके पास रिजल्ट जब शेयर कर दिए, तो उसमें पीटीआई जीत रही थी। तो यहाँ जो सबसे और ये अभी तक इलेक्शन कमीशन खामोश है। कासिम सूरी साहब को जुर्माना भी कर दिया उन्होंने कि आपने डस्का के जलसे में वायलेशन की। उन्हें उस इलेक्शन कमीशन को जो जानिबदार नजर आ रहा है उनको, और उन लोगों को फेवर कर रहा है जो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ अप टू, यानी डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो वहां बहुत खुश है। अगर परवेज रशीद का कागजात ना हिंदगी की वजह से, ताल्लुक कासमी की वजह से खारिज हो गए हैं, तो वहां ये कह रहे हैं कि फिक्स मैच है। और इलेक्शन कमीशन खामोशी ये सारा मामला देख ला। ये जो है ना राणा सनाउल्लाह टीम, जावेद लतीफ देख लें उसमें, अगर आप शाहिद खान, एहसन इकबाल देख लें, रिटर्निंग ऑफिसर का ताल्लुक नारोवाल से था। और रिटर्निंग ऑफिसर मेन आदमी है। इस तरह की चीजें आपने कभी पहले नहीं देखी होंगी। रिटर्निंग ऑफिसर जिस तरह के अल्फाज लिख के इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर की बातों पर यकीन किया, जो कि उसने खत लिख के खत लीक कर दिए। और एक दिन पहले जब उससे पहले जब वीडियो आई थी ताउला ताड़ कैसे बैठ के वहां एडवांटेजेस ले रहा था, तो ये तो बड़े घाघ है ना, तजर्बाकार है। इन्होंने बैठ के, यानी जो वीडियो लीक की, यानी वो एक रिटर्निंग ऑफिसर मीडिया चैनल पे आ जाता है, ओ भाई तू तो बैठ के वोट लगा रहा है, तू बैठ के क्या बता रहा है कि पहले आने का स्पेशल ब्रांच के लोग आए, अपने ही बंदे भिजवाए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, हालात और वाकया सारा करने के लिए। इस तरह वो काले कपड़ों में जो एक रिटर्निंग ऑफिसर, वो जो है पोलिंग ऑफिसर के हवाले से जो बात जो जो बंदा मौजूद था,
तो वो जिस तरह वीडियो बना रहा था, हर एक को नजर आ रहा है थैला पास रखा हुआ और बड़े प्लान से वो तस्वीर बना रहा है। इसका मतलब है वो बाकायदा एक प्री प्लान्ड, एक टारगेटेड एजेंडा जो इन्होंने तय किया हुआ था उसको लेकर चल रहे थे। और केस बड़ा नाकाम, इनका केस मजबूत है नहीं। और एंड में आके 23 हल्कों से आते हुए बात निकली 18 हल्कों पे। अब 18 हल्कों में इमरान खान ने साहब ने कह दिया कि हमें कोई इतराज नहीं है, रीपोलिंग करा लीजिए। आज भी रीपोलिंग हो तो ये हार जाएगी। असल इशू ये है कि वो सीट जान के मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में किसी तरह से अब्दुल शेख साहब हार जाए। उन्हें ये इंटरेस्ट नहीं है। रीपोलिंग का भी कहा इसीलिए है कि रीपोलिंग अगर कराएंगे तो वो सेनेट के इलेक्शन के बाद होगी, तो एक वोट जो पीटीआई को मिलना है फालतू, वो रोका जा सके। और कानूनी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 को अगर सामने रखकर देखें तो सिर्फ रीपोलिंग हो सकती है। पूरे इलेक्शन पे तो सवालिया निशान ही कोई नहीं है। पूरे निशान पे तो वो डालने खौफ और रास फैला दिया। और भाई दहशतगर्दी की डेफिनेशन जरा पढ़ तो ले। दहशतगर्दी अब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। अब फॉरेन पर्चे जो है ना आप फंसाते थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। न लग यही रहा है कि इनके लिए बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं और उससे बचते फिर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है ना वो 16 हल्कों या 18 हल्कों में रीपोलिंग हो। सर एक और सवाल है कि एक सजा याफ्ता खातून है या कोई भी मुल्जिम होता है, क्या उसको इतनी आज़ादी होती है कि वो तमाम इदारों के खिलाफ उनको रगड़ता फिरे, चाहे वो अदालतें हों, हमारी मिलिट्री के इदारे हों। अब जो ये NA 75 वाला है, उसमें तो खुद बार-बार अपने बयानात में कह रही है कि एजेंसियाँ और इदारे मुलविस है। तो क्या इदारों को मुतनाज़ा नहीं बना रही? और सजा याफ्ता कोई खातून को इतनी एक्सेस या इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि वो धड़ल्ले से जो है वो इदारों पर इल्ज़ामात लगाती रहें और उसके बाद मुतनाज़ा बनाती रहें, अवाम को गुमराह करती रहें। क्या सुप्रीम कोर्ट ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वजूहात की बुनियाद पर उनको जमानत दी थी कि आपको खुली आज़ादी, आप कुछ भी जाके कहते हैं? देखिए, जब जमानत मिलती है किसी मुल्ज़िम को तो उसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सारे मामलात का। हमारे यहाँ वजह ये है, अदलिया की तज़हीक, तौहीन हर रोज़ करती हैं वो। 5 जजेस से 3 इनके जो निहाल हाशमी, दानियाल अज़ीज़ और तलाल चौधरी को तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी है। एहसन इकबाल वगैरह के खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी, रोका फिर और वो बाकायदा तब बाद आए थे। लेकिन ये इदारों को और फ़ौज को या बाकी लोगों को मिलाइन करती, लेकिन वो इदारों की तरफ से खामोशी मेरी तरफ से हैरानकुन है। खामोशी नहीं होनी चाहिए। असल जो नोटिस है ये हमारी अदालतों को, जिन्होंने ज़मानत दी इसको, और बाकायदा जब वो कंडीशनैलिटीज़ हैं, नैब उनकी ज़मानत इस बुनियाद पे मनसूखी के लिए जाना चाहिए। एक अभी तक इश्यू है कि मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ को जो लाहौर हाई कोर्ट से 2019 के अंदर, 2019 की बात बता रहा हूँ, 4 हफ्ते की मिली थी कि 4 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएँ। वो बाहर जाकर बैठे हों, वो अभी तक वो केस क्यों नहीं लगवाया? वो केस लगवाएँ, ताकि ये सारे काम इन लोगों के असल चेहरे कौम के सामने आ जाएँ। ये तज़लील तभी बंद होगी अगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएँगे, लेकिन सख्त एक्शन नहीं लिए जा रहे। सर मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि नैब की अपनी कमजोरी है कि जो केसेस टेकअप होने चाहिए थे, इनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू करना चाहिए था, नवाज़ शरीफ के लिए रुजू करना चाहिए था, लेकिन नैब नहीं कर रहा। सर ये आप क्योंकि लाहौर में रहकर क्योंकि एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ आप बड़ी जहाद कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। ये एक यूट्यूब हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम जो लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको असल हक़ाइक़ बताते हैं, आप मेरा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। फिर किसी और मौज़ू पे आपको ज़हमत देता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।